इस फिल्म की शुरुआत होती है कुछ बच्चों को दिखाने से जो टीवी देख रहे थे। वो काफी मशहूर शो टेलीटबीज देख रहे होते हैं और तभी उन्हें कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो लोग काफी घबराए हुए भी थे। जैसे उन्हें पता चलता है कि बच्चे हमारी आवाजें सुन रहे हैं, उनमें से एक आदमी फौरन आता है और दरवाजे को जोर से बंद कर देता है। ये देख बच्चों को कुछ समझ नहीं लगती, बस एक दूसरे को कंफ्यूज होकर देख रहे होते हैं। उसी वक्त एक औरत अंदर आती है, एक छोटी बच्ची को हाथ में उठाए हुए। वो उस बच्ची को इस ग्रुप के साथ छोड़ देती है और बच्चों को कहती है कि इस रूम से बाहर मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई वजह नहीं बताती, बस वहाँ के लॉक्स चेक करती। जब उसे लगता है कि सब ठीक है तो फौरन वहाँ से निकल जाती है। बाहर से एक बार फिर अजीब अजीब आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि ग्लास टूटने की आवाजें और चीखों की। इसके अलावा और भी बहुत सारी। बच्चे चौंक गए, पूरी कोशिश करते हैं कि वो बिल्कुल खामोश हैं। उनमें से एक बच्चा धीरे धीरे दरवाजे की तरफ गया, ये जानने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। तभी उसे सुनाई देता है कि कोई यहाँ घुसने की कोशिश कर रहा है और फिर एकदम दरवाजा जोर से खुला और एक इन्फेक्टेड यानी कि ज़ॉम्बी अंदर आ जाता है। बच्चे काफी घबरा गए, वो डर की वजह से सुन्न हो गए थे। जो बच्चा दरवाजे के पास गया उसकी तो हालत खराब हो जाती है। वो बस देख रहा होता है कि क्रिएचर्स अटैक कर रहे हैं। फिर वो गिर जाता है। उसे अपनी मॉम बाहर नजर आती है तो वो उनकी तरफ भागता है, लेकिन जैसे उसकी मॉम एक ज़ॉम्बी को देखती है वो फौरन दरवाजा बंद कर देती है ताकि उस बच्चे को कुछ ना हो। डरते हुए लड़का ऊपर की तरफ भागा, लेकिन वहाँ भी कई सारे इन्फेक्टेड लोग थे। कहीं भी कोई सेफ जगह नहीं बची। उसका अपना घर भी इन ज़ॉम्बी से घिरा हुआ। वो अफरा तफरी की वजह से काफी तेज भागता है, गिरता भी है, लड़खड़ाता भी है, लेकिन रुकता नहीं। जिसके बाद वो एक पुराने चर्च के सामने जाके रुकता है। पता चलता है कि इस बच्चे का नाम टिमी है। जिसके बाद वो फूली हुई सांस के साथ अंदर आता है, देखता है कि उसके डैड वहाँ खड़े हैं जो चर्च के प्रीस्ट हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो इसका ही इंतजार कर रहे हैं। उसके अंदर कोई डर खौफ नहीं था, वो एकदम शांत खड़े हुए। बच्चे ने जो भी देखा वो अपने डैड को बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसके डैड ने बीच में ही रोककर कहा कि मैं सब जानता हूँ और इस चीज को कबूल भी कर चुका। फिर वो अपनी माला निकालकर बच्चे के हाथ में देकर कहता है कि छुप जाओ। बच्चा उसकी बात मानकर छुप गया और तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ दरवाजा तोड़ते हुए तेजी से अंदर घुस आते हैं। प्रीस्ट जरा भी नहीं हिलता, वो वहीं खड़ा रहा। तब ज़ॉम्बीज़ उसे भी काट लेते हैं और अब वो भी उनके जैसा ही इन्फेक्टेड बन गया था। बच्चा जो छुपा हुआ था सही टाइम का इंतजार कर रहा होता है। फिर वो फौरन वहाँ से निकलकर बिना चर्च की तरफ देखे फौरन वहाँ से भाग जाता है। माला उसने जोर से पकड़ी हुई थी, जैसे यही उसकी आखिरी उम्मीद हो। फिर बताया जाता है कि कुछ इस तरह ये ज़ॉम्बी वायरस फैला जिसका नाम रेज वायरस है और इसने पूरे ही मुल्क को अपनी चपेट में ले लिया है। फिर यूरोप ने पूरे आइलैंड को अलग कर दिया, सख्त लॉकडाउन लगा दिया, ना कोई अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है। ऐसे ही फिर 28 साल गुजर जाते। जो सर्वाइवर्स हैं यानी जिंदा बचे लोग हैं बड़ी मुश्किल से जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्हीं छोटी आउटपोस्ट में से एक बाप अपने बेटे को उठाता है, कहता है कि बेटा आज बड़ा दिन है। बेटा जिसका नाम स्पाइक है फौरन उठता है और अपना बैग उठाता है। बाकी लोग भी वही कर रहे होते हैं, यानी कि तैयार हो रहे हैं। हर किसी के हाथ में कुछ न कुछ ऐसा है जो उन्होंने खुद बनाया। ये सब हथियार हैं, जैसे कि नेजा, चाकू और तीर कमान, लेकिन यहाँ गन्स नहीं है। सब हाथ की बनाई हुई उनकी चीजें हैं जो पुराने दौर के तरफ इशारा कर रही हैं। इससे ये भी जाहिर होता है कि वो थोड़ी सी चीजों के साथ कितना अच्छा गुजारा करते हैं। यहाँ स्पाइक के पास तीर कमान, एक तेज खंजर और एक डॉल है जिन्हें वो हमेशा अच्छे से रखता है। हालांकि ये लड़ाई में काम नहीं आने वाली थी, लेकिन वो पुरानी दुनिया का एक टुकड़ा है जिसे वो छोड़ना नहीं चाहता। स्पाइक किचन में जाता है जहाँ उसके डैड का साथी जो उनका पड़ोसी भी था, वो बूढ़ा आदमी था, नाश्ते के लिए उसका इंतजार कर रहा होता है। तभी उसकी मॉम की आवाज आई जो बीमार होती है। उसकी डैड जिनका नाम जिमी है अपनी वाइफ के रूम की तरफ जाते हैं। स्पाइक भी उनके पीछे पीछे चला गया। मॉम सॉरी बोलती है कि उन्हें परेशान किया मैंने। स्पाइक को गले लगाकर कहते हैं कि सुबह से उसका सर बहुत दर्द कर रहा है। वो मजबूत रहने की कोशिश करती है लेकिन कमजोरी उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आती है। जिमी प्लान समझाता है कि वो लोग ये जमीन छोड़ रहे हैं। मॉम घबरा कर कहती है कि हमारा बेटा सिर्फ 12 साल का है, वो खुद भी बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन जिमी उसकी एक बात नहीं सुनता और वो रूम से निकल जाता है, जबकि स्पाइक थोड़ी देर और मॉम के साथ रुकता है। वो अपनी मॉम को अच्छे से शांत करने की कोशिश करता है, जैसे उसके डैड मॉम को कभी नहीं कर पाए शांत। अब यहाँ से निकलने से पहले स्पाइक अपनी मॉम को खाने की एक चीज रुमाल में लपेट कर देता है और उनसे झूठ बोल देता है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, इसीलिए वो उसकी बात का यकीन कर लेती है। गांव से निकलने से पहले स्पाइक को उसका पड़ोसी उसका पहला कमान देता है। ये सिर्फ एक हथियार नहीं, एक निशान है जो इस बात की तरफ इशारा था कि स्पाइक अब कुछ बड़ा करने जा रहा है। जब स्पाइक और उसके डैड जेमी गांव से निकलते हैं तो लोग घरों से बाहर निकलकर उनका हौसला बढ़ाने के लिए चिल्लाने लगते हैं। कोई हंस नहीं रहा था, सब सीरियस थे क्योंकि सब जानते थे कि ये मिशन है जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क भी है और इसके पीछे वजह भी है। जब वो लोग गेट तक पहुँचते हैं जहाँ सेफ जोन खत्म होता है और असली दुनिया शुरू हुई तो कम्युनिटी लीडर आती है। मेन लैंड तक चले गए तो बस
वापस आने का कोई चांस नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। तुमसे पहले भी बहुत सारे लोग वहाँ पर जा चुके हैं, लेकिन कोई भी बचकर वापस नहीं आया। फिर उन्हें समंदर के बीच एक खुफिया रास्ते का पता चलता है। जब समंदर का पानी थोड़ा कम होता है तभी वो रास्ता नजर आता है और अभी लोग उस रास्ते में चल देते हैं। कुछ ही देर बाद ही समंदर का वो रास्ता पार कर ही लेते और मेन लैंड तक पहुंच जाते हैं, जहां उनको जाना था, जो उनकी मंजिल थी। लेकिन जैसे ही पानी का लेवल ऊपर आया वो रास्ता फिर चुक जाता है, यानी कि इस हालत में कोई उसे क्रॉस नहीं कर सकता। जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं एक अजीब सा गाना उन्हें सुनाई देता है और तभी ये लोग बहुत सारे इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज़ को देखते हैं, जो बहुत डरावने लग रहे थे क्योंकि उनकी हड्डियां बाहर निकली हुई, स्किन बुरी तरह खींची हुई थी और आंखें भी बहुत डरावनी। और यही क्रिएचर्स हैं जिनका स्पाइक को सामना करना है। उसका मिशन बिल्कुल साफ है, उसे एक इन्फेक्टेड को गिराना था, जो कि टेस्ट होगा जो साबित करेगा कि वो तैयार है। जेमी स्पाइक को कहता है कि तुम्हें फास्ट होना पड़ेगा, बिना डरे, और तुम्हारा निशाना बिल्कुल सही जगह पर लगना चाहिए। वो दोनों आगे बढ़ते हैं, उनका हर कदम स्पाइक पर और वजन डाल रहा था, जिसके बाद आगे बढ़ने पर इन्हें अपना पहला टारगेट दिखाई देता है, एक बहुत ही स्लो चलने वाला मोटा सा ज़ॉम्बी जो रेंगता है। और यही वक्त है दिखाने का कि स्पाइक में कितना दम है। इसकी जिल्द काफी मोटी थी और ये बहुत ही अजीब तरह से चलता है, खुद को ऐसे खींचता है जैसे कोई बहुत बड़ा सांप हो। स्पाइक फौरन तीर कमान निकाल कर एरो खींच कर उसे मार देता है, जो सीधा उसकी गर्दन पर लगा और वो ढेर होकर नीचे गिर पड़ता है। इतने में ही वहाँ पर और भी कई सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाती हैं। ये भी बहुत सुस्त थे, जिनकी तादाद बढ़ती जा रही। जेमी हिचकिचाता नहीं, वो पहले भी ये देख चुका है और वो बहुत ही आराम से एक एक करके सभी ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है। और अब असली झटका उन्हें तब लगता है जब वो एक इन्फेक्टेड बच्चे को देखते हैं। वो पीछे हट गए क्योंकि कोई भी उस इन्फेक्टेड बच्चे से लड़ना नहीं चाहता था। लेकिन यहाँ स्पाइक सोचने लगता है कि मैंने बाकी ज़ॉम्बीज़ को तो मार गिराया है, जो छोटी बात भी नहीं है। उसके अंदर एक तरह से कॉन्फिडेंस आ गया। इसकी वजह ये भी थी कि उसके डैड साथ होते हैं। दोनों फिर से आगे बढ़ते हैं मेन लैंड के और अंदर जाने के लिए। आगे जाकर उन्हें एक पुराना घर मिलता है। वो लोग सोचते हैं कि अंदर कुछ मिल जाए जो काम आ सके। इसी सोच में दोनों अंदर चले जाते हैं, लेकिन माहौल अचानक बदल जाता है। एक रूम में एक आदमी उल्टा लटका हुआ है, जिसे कौवे खा रहे हैं। उसके सीने पर कुछ लफ्ज लिखे हुए थे जो मिलकर एक नाम बनाते हैं, जिमी। जेमी अपने बेटे को कहता है कि मेन लैंड पर ज्यादा लोग अच्छे नहीं, क्योंकि बहुत से लोग अकेले रह रह के सब कुछ खोने के बाद जालिम और खौफनाक बन जाते हैं, और वो ऐसी चीजें करते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, ऐसी चीजें जो सपनों में भी इंसान को डरा दे। इस लटके हुए आदमी का मैसेज बिल्कुल साफ है, ये ऐसे जानबूझ के लटकाया गया। जेमी बिना पलक झपके स्पाइक को कहता है कि इसे खत्म करो। मैं ऐसा हमारी सेफ्टी के लिए नहीं कह रहा, बल्कि ऐसे ही तुम सीखोगे कि इन हालात में जिंदा कैसे रहना है। यहाँ किसी हिचकिचाहट की कोई गुंजाइश नहीं, कोई दूसरा चांस नहीं। यहाँ रहने का मतलब सिर्फ इन्फेक्टेड का सामना नहीं, बल्कि इससे भी ज्यादा खौफनाक चीजों का सामना करना पड़ सकता है। स्पाइक सिर्फ एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर सीधा तीर को उस आदमी के सर में दे मारता है, जिससे उसकी मौत हो गई। ये काम खत्म करके स्पाइक और जेमी फिर से आगे बढ़ते हैं मेन लैंड के और अंदर। वो हर कदम बड़ा ध्यान से रख रहे हैं। तभी वो देखते हैं कि एक हिरन का कटा हुआ सर लटका हुआ है और उसके जिस्म का बाकी हिस्सा बुरी हालत में कटा फटा वहाँ पर फैला हुआ है, जिससे वो समझ गए कि ये किसी आम ज़ॉम्बीज़ का काम नहीं, बल्कि रेज वायरस से इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज़ का है, जिन्हें अल्फा ज़ॉम्बीज़ कहते हैं। और वो बहुत चालाक होते हैं और सोच भी सकते हैं। इसी के साथ वो पागलों की तरह खतरनाक गुस्से वाले भी होते हैं, यानी ये नॉर्मल ज़ॉम्बीज़ से काफी ऊपर हैं। ये जानकर दोनों बाप बेटे काफी डर गए। उन्हें खतरे की भनक लग गई थी, इसीलिए जितनी तेज भाग सकते थे भागते, ताकि वहाँ से निकल सके। वो दूर से अल्फा को देखते हैं, जिसमें एक नहीं बल्कि अल्फा ज़ॉम्बीज़ का पूरा झुंड है, जो इनकी तरफ ही आ रहा है, जिससे वो लोग काफी घबरा गए। जिमी फौरन स्पाइक को पास खींचता है और प्लान बनाता है, जो प्लान आम तो था लेकिन काफी फायदा हो सकता था। वो कहता है कि भागना है और शूट करते रहना है, रुकना नहीं है, ताकि ज़ॉम्बीज़ हम पर हावी ना हो जाए। ये जाहिर है उनके जिंदा रहने के लिए एक बेहतरीन बेचैनी से भरी जंग है, जहाँ हर एक लम्हा बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्पाइक पूरी तरह घबरा जाता है, कंट्रोल खो देता है। इसीलिए अच्छी खासी ट्रेनिंग होने के बावजूद भी वो एक भी वार ठीक से नहीं कर पाता, क्योंकि उस पर दबाव इतना ज्यादा है कि डर उस पर हावी हो जाता है। मुसीबत की बात तो ये थी कि इन्फेक्टेड बहुत तेजी से एक झुंड की सूरत में उनके करीब आ रही, और अब जेमी और स्पाइक को जो भी तरीका मिलता है उसी से ही उन्हें हमले का जवाब देना पड़ता है। लेकिन ज़ॉम्बीज़ इतने ज्यादा हैं कि सारी सूरत-ए-हाल एकदम कंट्रोल से बाहर हो जाती है। घबराहट में जेमी और स्पाइक बड़ी मुश्किल से भागकर वापस उस पुराने घर के पास पहुँचते हैं और बड़ी मुश्किल से अंदर घुसते हैं। उन्होंने खुद को एटिक में लॉक कर दिया था। भारी चीजें, फर्नीचर, जो कुछ भी मिलता है उन्हें खींच कर दरवाजों और खिड़कियों पर लगा देती है। एक तरह से उन्होंने हिफाजती
बैरियर बना दिया। इसी दौरान पास वाली पहाड़ी से अल्फा ज़ॉम्बीज उन्हें देख रहे थे। उनकी मौजूदगी से उन्हें भी खतरे का एहसास हो चुका था और कोई रास्ता ना होने की वजह से वो फैसला करते हैं कि यहीं एटिक में रात गुजारेंगे जब तक सूरत हाल कंट्रोल में नहीं आ जाती, क्योंकि दोनों को पता है कि अभी आइलैंड वापस जाना किसी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि खतरा इतना ज्यादा है कि अभी अगर उन्होंने निकलने की कोशिश की तो उनकी मौत पर। फिर जैसे अंधेरा हुआ वो बोन फायर को जलता हुआ देखते हैं। स्पाइक पूछता है कि ये सारा चक्कर क्या है। जेमी कहता है कि मुझे भी नहीं पता, हालांकि मैं पहले भी यहाँ पर आ चुका हूँ, लेकिन मुझे इस सूरत हाल का कोई अंदाजा नहीं। इसी रात स्पाइक को एक बुरा सपना आता है। वो देखता है कि उसकी माँ पानी में डूब रही है। सीन इतना डरावना था कि उसकी रूह कांप जाती है। वो झटके से उठता है, लेकिन एक और बड़े खतरे का उन्हें सामना करना पड़ता है। अब क्योंकि वो घर काफी पुराना टूटा फूटा था तो उसका एक हिस्सा अचानक गिर जाता है, बिल्कुल उनके पैरों के नीचे से। तब बड़ी मुश्किल से वो टाइम पर बाहर निकल जाते हैं और अब वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि जितनी जल्दी हो सके आइलैंड वापस जाना होगा। उनकी किस्मत अच्छी थी कि समंदर के बीच वो खुफिया रास्ता नजर आ रहा और अब वो दोनों बाप बेटी बगैर टाइम गवाए तेजी से वापस चल पड़ते, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि अल्फा बहुत तेज होते हैं और वो उनकी हर एक चीज पर नजर रख रहे थे। और अब एक ज़ॉम्बी अल्फा जो इनका पीछा कर रहा था फुल स्पीड में उनकी तरफ आने लगता है। ये देख उनकी टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों जान बचाने के लिए आइलैंड के अंदर फुल स्पीड में भागते हैं। वो दोनों बिल्कुल ठीक वक्त पर पहुंच जाते हैं और मदद के लिए टावर को सिग्नल भेजने में कामयाब भी हो जाते हैं। उनके सिग्नल्स मिलते ही कम्युनिटी फौरन बहुत सारे तीर अल्फा पर बरसा देती है, उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इससे अल्फा को कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब जब वो जलता हुआ तीर उसे मारते हैं तो वो सीधा उसके अंदर आकर लगता है, जिससे ये मॉन्स्टर फाइनली मारा जाता है और पूरी कम्युनिटी सुकून का सांस लेती है। जब स्पाइक वापस आता है खुशी में जश्न मनाया जाता है। सब उसकी तारीफ करते हैं क्योंकि वो आइलैंड से बाहर ज़ॉम्बीज को मारने की मिशन पर पहली बार गया था और जिंदा लौट कर आया। जेमी भी अपने बेटे की बहादुरी की खूब तारीफें करता है। उनके मिशन ट्रिप की हर छोटी से लेकर बड़ी डिटेल बता रहा होता है कि कैसे स्पाइक ने चीजों को हैंडल किया जब चीजें बहुत खतरनाक हो गई। अपने बेटे पर उसे फख्र हो रहा था। उसकी कोशिश थी कि सबको पता चले कि उसका बेटा कितना बहादुर और ज़हीन है। लेकिन पार्टी के बीच में ही स्पाइक एक ऐसी चीज देखता है जो उसे हैरत में डाल देती। वो देखता है कि उसके डैड चुपके से एक दूसरी औरत के साथ वहाँ से निकल गए हैं। उसे बुरा भी लगा और दुख भी होता है। समझ नहीं आती कि उसे क्या करना चाहिए और अब वो बिना कुछ कहे अकेला घर वापस चला जाता है। जब वो घर पहुँचता है तो उसका पड़ोसी पहले से ही स्पाइक का इंतजार कर रहा था। उसे देख पड़ोसी फौरन समझ जाता है कि कुछ गलत है और वो स्पाइक को शांत करने की कोशिश करता है। स्पाइक उसे बताता है कि उसे अपनी मॉम की बहुत फिक्र है, लेकिन वो बेहतर होने की बजाय दिन ब दिन और बीमार होती जा रही है और ये बात स्पाइक को अंदर से तोड़ रही है। तब पड़ोसी उसे एक डॉक्टर के बारे में बताता है जो कभी अपनी काबिलियत की वजह से मशहूर था, जो शायद स्पाइक की मॉम की मदद कर सकता था, लेकिन वो डॉक्टर सालों पहले सबसे अलग हो गया, बिल्कुल गायब हो गया। अब स्पाइक जब उसे बोन फायर का बताता है जो एटिक में जल रही थी तो ये सुनकर पड़ोसी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो कहते हैं अगर वो आग अभी भी जल रही है इसका मतलब है डॉक्टर अभी भी वहाँ जिंदा है, यानी कि अभी भी स्पाइक की मॉम के पास एक चांस बचा है कि वो ठीक हो सकती है अगर वो डॉक्टर को ढूंढ ले तो। अगली सुबह जेमी नशे की हालत में घर लौटता है और स्पाइक जो सब चुपचाप बर्दाश्त करता आ रहा था आज वो फट पड़ता है। वो जेमी पर गुस्सा करने लगा कि आप मॉम को धोखा दे रही हैं क्योंकि आपका चक्कर किसी और औरत के साथ है, मैं देख चुका हूँ। साथ ही वो ये भी कहता है कि आपने ये बात छुपा के रखी कि वो डॉक्टर अभी भी वहाँ जिंदा है। जेमी आखिर में मान ही लेता है। हाँ, वो सालों पहले मेनलैंड पर डॉक्टर से मिला था। डॉक्टर अपने यूनिफॉर्म में था और मैंने उसे बहुत सारी लाशों से घिरा हुआ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा हो। वो कहता है कि वो सीन इतना अजीब था कि मैंने फैसला कर लिया था कि दोबारा वहाँ कभी नहीं जाएंगे, लेकिन स्पाइक तो पहले ही फैसला कर चुका होता है कि वो अपनी मॉम को सीधा उस डॉक्टर के पास ले जाएगा, चाहे कितनी भी वार्निंग्स या डर उसके रास्ते में क्यों ना आ जाए। ऊपर से वो अपने डैड को भी सीधा बोल देता है कि पीछे हट जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। फिर स्पाइक अपने डैड को धमकाने के लिए एक चाकू निकालता है, लेकिन जेमी जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बिना मुश्किल से उसे चाकू ले लेता है। उसने अपने बेटे को सजा नहीं दी और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान स्पाइक प्लान बनाता है कि वो कम्युनिटी की चीजों को आग लगाएगा ताकि एक बड़ी तबाही हो जाए। फिर धुआं और अफरा तफरी उसे सबसे अच्छा मौका देते हैं ताकि वो अपनी मॉम को लेकर चुपके से मेनलैंड की तरफ निकल जाए। वो तेजी से अपनी मॉम को लेकर वहाँ से निकल जाता है। उसकी मॉम जो अपनी बीमारी से लड़ रही थी, जब उन्हें एहसास हुआ कि वो कहाँ है तो वो काफी घबरा जाती, लेकिन स्पाइक उन्हें तसल्ली देते हुए कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। उसकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है डॉक्टर तक पहुँचना ताकि उसकी माँ ठीक हो सके। जैसे ही रात हुई वो थोड़ा ब्रेक लेने के लिए एक जगह पर रुक जाती हैं, लेकिन उसी रात एक अजीब सा ज़ॉम्बी जो घिसटता है, जायंट जैसा है, यानी कि उसका साइज बहुत बड़ा है, वो चुपके से बिल्कुल करीब आ जाता है। जब वो स्पाइक पर अटैक करने ही वाला होता है जो गहरी नींद में सो रहा था
तो ठीक टाइम पर उसकी मॉम आकर ज़ॉम्बी पर हमला करके उसे मार देती है और इस तरह स्पाइक की जान बच पाती है। इसी दौरान मेनलैंड के किसी और हिस्से में सोल्जर्स का ग्रुप ज़ॉम्बी से बचने की कोशिश कर रहा होता है। उनके पीछे एक नया अल्फा लगा हुआ था। वो इतना घबराए हुए थे कि सोल्जर्स एक एक करके गिरते जाते हैं। ज़ॉम्बीज़ उन पर खतरनाक हमला कर देता है जिससे वो बच नहीं पाते और आखिर में सिर्फ एक सर्वाइवर बचता है जो बिल्कुल अकेला रह गया था। हालांकि वो जख्मी था पर बड़ी मुश्किल से जिंदा था। इसके बाद हमें पता चलता है कि उनमें से एक ज़ॉम्बी औरत प्रेग्नेंट है। स्पाइक और उसकी मॉम मेनलैंड पर अपना सफर जारी रखते हैं। कभी कभी उनका सफर खतरनाक भी होता है, जैसे उसकी बीमार माँ को अजीब ख्याल आने लगते हैं। इन ख्यालों से बाहर आकर वो गहरी सोच में डूबी होती है, अपनी जिंदगी के छोटे छोटे पलों को याद करती है। वो टाइम जब ज़ॉम्बी वायरस नहीं आया। दूर से स्पाइक एक और ज़ॉम्बी को देखता है जो घिसट कर आ रहा है और ये ज़ॉम्बी किसी ड्रैगन की तरह घसीट रहा था। स्पाइक बिना सोचे समझे एक एरो चलाता है और उसे मार गिराता है, लेकिन उसके गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास की दूसरी ज़ॉम्बीज का ध्यान फौरन उस तरफ चला जाता है। कुछ ही सेकंड्स में स्पाइक और उसकी मॉम के पीछे ज़ॉम्बीज का एक झुंड पड़ जाता है जो बहुत तेजी से आ रही थी और जल्द ही उनके करीब पहुंच जाते हैं। अब वो लोग छुपने के लिए जगह ढूंढने लगे और सालों से खाली पड़े गैस स्टेशन में घुस जाते हैं। ये पूरी जगह गैस से भरी हुई, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। सूरत हाल तब खराब हो जाती है जब ज़ॉम्बी स्टेशन के अंदर घुसने लगी। जब लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, एक सोल्जर अचानक से आ जाता है। वो इन्फेक्टेड को आग लगा देता है और बिल्कुल ऐन वक्त पर स्पाइक और उसकी मॉम की जान बच पाती। वो इन्हें बताता है कि मैं किसी तरह बच गया था, लेकिन साथ ही एक बुरी खबर सुनाता है कि एक बार आइलैंड पर कदम रख दो, वापस निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। रोड्स फुल उनकी नजरों में आए हुए हैं, फिर बिल्कुल क्रॉस नहीं किया जा सकता, कोई रास्ता नहीं है वापसी का। जब वो तीनों आगे बढ़ते हैं तो स्पाइक की माँ थोड़ा अच्छा महसूस करती है और इन्हें तभी सामने एक ट्रेन दिखाई देती है। अंदर आकर वो देखते हैं कि यहाँ वो प्रेग्नेंट ज़ॉम्बी औरत है जो पहले स्पाइक ने देखी। वो चुपचाप बैठी किसी भूत जैसी लग रही थी। स्पाइक की मॉम फैसला करती है कि बच्चा पैदा करवाने में उसकी मदद करेंगे। कुछ ही देर में वो एक बच्ची को जन्म देती है जो काफी सेहतमंद था और अब वो ज़ॉम्बी औरत उठते ही इन पर हमला कर देती है। तब सोल्जर बिना टाइम गवाए ज़ॉम्बी औरत को मार देता है। सोल्जर स्पाइक की मॉम को कहता है कि बच्चे को छोड़ दो, ये मॉन्स्टर है और हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है, लेकिन स्पाइक की मॉम उसका ख्याल रखती है इस यकीन के साथ कि बच्चा हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तभी एक और अल्फा आ जाता है और बुरी तरह सोल्जर पर हमला करके उसका सर फाड़ कर अलग कर देता है। ये देख दोनों माँ बेटा फौरन वहाँ से भाग जाते हैं। हालांकि क्रिएचर उनका पीछा करता है। जैसे वो पकड़े जाने वाले होते हैं, अचानक वही डॉक्टर सामने आ जाता है। वो अल्फा पर सीधा शूट करता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और अब डॉक्टर स्पाइक और उसकी मॉम को लेकर अपने खुफिया ठिकाने पर आता है जो जंगल के बीचों बीच था। फिर डॉक्टर उन्हें अपनी सारी चीजें दिखाता है, साथ ही वो अपनी बॉडी पर आयोडीन रगड़ने लगा। डॉक्टर कहता है कि आयोडीन एक हिफाजती बैरियर का काम करता है क्योंकि वायरस इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसके लिए ये चीज जहर है। वो कहता है कि मैं ऐसा हर रोज करता जभी तो अब तक बचा हुआ हूँ। फिर डॉक्टर उन्हें सोल्जर का सर देते हुए कहता है कि इसे उस अजीब पिरामिड जहाँ बाकी सर पड़े हैं वहाँ रख दो। तब स्पाइक उसकी बात मान लेता है। फिर डॉक्टर बेबी को चेक करने लगा और जानकारी देता है कि बच्चा इन्फेक्टेड नहीं है। इससे वो काफी खुश हो गया क्योंकि ये डिस्कवरी उसे काफी पसंद आई। इसके बाद वो स्पाइक की मॉम का चेकअप करने लगा। वो उसे अच्छे से देख रहा होता है और उसके चेहरे की तासुरात अचानक सीरियस हो जाती है। एक टेंशन भरी खामोशी के बाद आखिर डॉक्टर बोल पड़ा, खबर देता है कि स्पाइक की मॉम की बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। वायरस ने उसके जिस्म और दिमाग दोनों को तबाह कर दिया है। स्पाइक की मॉम को कैंसर है और उनकी हालत बहुत खराब है। वो कहता है कि ये दिमाग से शुरू हुआ था, फिर पूरी बॉडी में फैलकर उसे धीरे धीरे अंदर से तोड़ रहा है। ये बिल्कुल क्लियर नहीं है कि ये सब कहाँ से शुरू हुआ है, लेकिन एक बात पक्की है, जो बहुत बुरी खबर है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, कोई उसकी बीमारी को हल्का सा भी ठीक नहीं कर सकता। स्पाइक डॉक्टर से उम्मीद रखता है कि वो उसकी मॉम को बचा लेगा, लेकिन उसकी मॉम तो अंदर ही अंदर कब से ये महसूस कर रही थी कि मैं मरने वाली हूँ। वो उस कड़वे सच को कबूल करती हैं और फैसला करते हैं कि मौत का सामना करूंगी, भागूंगी नहीं, क्योंकि सबको ही एक दिन मरना है जो हकीकत। इस दौरान स्पाइक को बेहोश किया गया। उसे एक इंजेक्शन दिया गया ताकि वो अपनी मॉम को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ ना देखे, क्योंकि शायद वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जब वो फाइनली उठता है सब खत्म हो चुका होता है, लेकिन स्पाइक खाली हाथ नहीं रहता। डॉक्टर उसे उसकी मॉम का सर देता है। फिर स्पाइक अपनी माँ के सर को इज्जत के तौर पर पिरामिड के पास रख देता है, क्योंकि ये उसका अपना तरीका था अपनी माँ को अच्छे से गुड बाय करने का। फिर अल्फा जो सबसे खतरनाक ज़ॉम्बी क्रिएचर है वो अपनी कंट्रोल खो देता है और वो डॉक्टर पर हमला करने के लिए तैयार था, लेकिन स्पाइक
फौरन आकर डॉक्टर का एक इंजेक्शन अल्फा को लगाकर उसे रोक लेता है और ऐन वक्त पर डॉक्टर की जान बचा। डॉक्टर स्पाइक की आंखों में देखता है और कहता है कि अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। दोनों मिलकर बेबी को साथ लेकर अपने एरिया में पहुंचने की कोशिश कर वहां पहुंचकर वो बेबी को कम्युनिटी के पास छोड़ देते। साथ में एक नोट भी था जिस पर आखिरी गुड बाय होता है। बेबी को अच्छे से वेलकम किया जाता है और उसका नाम उसकी माँ के नाम पर ही रखा जाता है। जिमी स्पाइक तक पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन लहर इतनी ऊपर होती है कि वो क्रॉस नहीं कर सकता। इसी दौरान जब स्पाइक अकेला मछली पकड़ रहा होता है तो एक इन्फेक्टेड चुपके से उसके पास आ जाता है। स्पाइक फौरन ही उसे मार देता है लेकिन फिर और ज़ॉम्बीज़ वहाँ पर आ जाते हैं। स्पाइक को जब उन्होंने घेरा तो वहाँ पर कोई आ जाता है जो और कोई नहीं बल्कि जिमी होता है, वही बच्चा जो शुरुआत में देखा था लेकिन अब बड़ा हो चुका है और एक पूरी कम्युनिटी का लीडर बन गया है। जिमी स्पाइक की हौसला अफजाई करते हुए कहता है कि वो जिंदा बचा रहा और उसे ऑफर देता है कि वो उसकी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाए। इसके लिए स्पाइक मान गया और ये दोनों अपने मिशन के लिए आगे बढ़ जाते हैं और इसी के साथ ही ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।